नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यानमाला के अंतर्गत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य की आधुनिक युगीन कविता पर, गद्य पर और कवियों की काव्य संवेदना पर। इसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे गांधीवादी कवि सियाराम शरण गुप्त की काव्य संवेदना पर। सियाराम शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रतिष्ठित और स्थापित कवि माने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त के अनुज के रूप में और द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों के प्रतिनिधि के रूप में हम उन्हें देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग है वो साहित्य की दृष्टि से, चाहे कविता हो या गद्य हो, गद्य की विधाएं हो, पत्रकारिता हो, और भाषा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण समय और युग माना जाता है। द्विवेदी जी ने भारतेंदु युग के बाद भाषा के आंदोलन को खड़ा किया और खड़ी बोली हिंदी में सृजन करने के लिए रचनाकारों को प्रेरित किया। बहुत से निबंध लिखे, पत्रकारिता के माध्यम से, सरस्वती पत्रिका के संपादकीय लेखन के माध्यम से उन्होंने उस युग के रचनाकारों का आह्वान किया, उन्हें वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अनेक मुद्दों की ओर, अनेक बिंदुओं और विषयों की ओर लेखन के लिए प्रेरित किया। पारंपरिक विषय वस्तु का परित्याग करते हुए समकालीन समसामयिक मुद्दों को लेखनी के लिए चुनते हुए हमें उन सब बिंदुओं पर लेखन करना है, इसकी प्रेरणा देते हुए जिससे समाज का, राष्ट्र का हित जुड़ा हो। लोक कल्याण की भावना, जनहित की भावना और युगीन समस्याओं, चुनौतियों और विद्रूपताओं के विरुद्ध स्वर बुलंद करने का आह्वान, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी लेखनी के माध्यम से समय समय पर किया। उसी द्विवेदी जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर मैथिली शरण गुप्त ने भी साकेत जैसी महाकाव्यात्मक रचना लिखी और इसी तरह से गद्य और पद्य अनेक रचनाएं, जिसमें पूरा साहित्य, पूरा आख्यान, पूरा चरित्र, उन सब का रचनात्मक उपयोग भी किया। सियाराम शरण गुप्त ने भी युग का एक प्रभावी व्यक्तित्व महात्मा गांधी के रूप में हमारे सामने आता है। गांधी जी का दर्शन, गांधी जी की दृष्टि, उनका चिंतन, उनकी राष्ट्रीय चेतना, इन सब से मैथिली शरण गुप्त की तरह ही सियाराम शरण गुप्त भी प्रभावित हुए। सियाराम शरण गुप्त ने भी समाज सुधार के लिए, राष्ट्र के उन्नयन के लिए बहुत से आदर्शों की स्थापना की। उन्होंने भारतीय दर्शन की परंपरा के संदर्भ में गांधीयन दृष्टि, गांधी की दृष्टि और उनकी सोच के परिप्रेक्ष्य में बहुत से काव्य ग्रंथ लिखे, गद्य रचनाएं लिखी और बापू के नाम से तो न जाने कितने रचनाकारों ने उस युग में लिखा। सियाराम शरण गुप्त अपनी समस्त काव्य रचनाओं के माध्यम से संवेदना के धरातल पर यदि हम उनके कविता का आस्वाद देखें तो उसमें भारतीय नारी को
एक आदर्श के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न वो आद्योपांत करते हुए दिखाई देते हैं। अनेक रचनाओं में उन्मुक्त रचना तो बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित रचना है। उन्होंने भारतीय नारी को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया, ऐसा आदर्श जहां वो मां के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेयसी के रूप में, भगिनी के रूप में, पुत्री के रूप में, अनेक रूपों में जब वो देखते हैं नारी को तो वो मानते हैं कि नारी, भारतीय नारी विश्व के लिए एक आदर्श चरित्र के साथ, एक आदर्श रूप के साथ उपस्थित होती है। वो अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और परिवार के समस्त सदस्यों के लिए आजीवन समर्पित रहती है। वह परिवार के प्रत्येक सदस्य के खान पान की चिंता करती है, सबसे पहले उन सबको खिलाने का उपक्रम करती है। सुबह बहुत जल्दी उठना और रात्रि में बहुत देर से सोना, सबके लिए भोजन की व्यवस्था, तमाम अन्य अपेक्षाओं की पूर्ति की व्यवस्था, यह सब भी भारतीय नारी करती है। इसीलिए परिवारों को जोड़कर रखने की जो कला है, जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, वह जैसा भारतीय नारी के पास है वैसा दुनिया में, विश्व में अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलता। वो कुलवधू के रूप में त्याग की प्रतिमूर्ति बनकर हमारे बीच उपस्थित होती है। घर में यदि अतिथि आ जाएं तो उनकी आओ भगत, उनका मान सम्मान अतिथि देवो भव की तर्ज पर, की शैली पर वह जीवन पर्यंत करती है। अतिथियों के स्वागत में उसे अपने घर की, अपने परिवार की मान मर्यादा, उसकी प्रतिष्ठा, इसकी रक्षा का एक बोध स्वतः उपस्थित हो जाता है। केवल घर के प्राणियों के लिए, मानवीय सदस्यों के लिए ही नहीं, यदि घर में कोई पशु, कोई पक्षी भी है, क्योंकि एक परंपरा भारतीय समाज में रही है कि घर में पशुओं का पालन भी होता रहा है, गाय, भैंस आदि, बकरी आदि, और इसी तरह अन्य पशुओं का पालन भी जो जीवन यापन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जाते रहे। बहुत से क्षेत्रों में ऊंट का पालन, बहुत से क्षेत्रों में घोड़े का पालन, यह सब भी होता रहा। और पक्षियों के पालन की भी एक परंपरा भारतीय समाज में रही, तोता, कबूतर, मैना आदि आदि। इन पशु पक्षियों के खा लेने की चिंता, खाना या उनके लिए अन्न आदि की व्यवस्था, इसकी चिंता भी भारतीय नारी को रहती है, क्योंकि वो भी उस परिवार के अंग हैं, सदस्य हैं। इसलिए वह अपने चौके में, अपनी रसोई में बैठकर भले ही अंत में अपने लिए बचे खुचे खाने से अपना जीवन यापन करे, गुजारा करे और उसी में अपने को कृत समझे। उसका पेट घर के सदस्यों के पेट भरने से ही भर जाता है। और यह भी विडंबना है, दुर्भाग्य है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये वास्तव में भारतीय समाज की नारी के प्रति एक कवि का दृष्टिकोण है। इसलिए वह खुद त्याग करते हुए, चुनौतियों, समस्याओं का सामना करते हुए, अभावों पर पर्दा डालते हुए अपना जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो परिवार के कल्याण, बच्चों के कल्याण
परिवार के सदस्यों के कल्याणार्थ वो देती है। भूख के आगोश में वह अवाक रह जाएगी, किसी से उस वेदना को, उस पीड़ा को बांटेगी नहीं, उस पर पर्दा डालेगी। वह उसकी यह निस्तब्धता, उसकी यह खामोशी, वह श्यामा गाय जो उसके दरवाजे पर बंधी है, उसकी स्थिति को देखकर अवाक रहने वाली स्थिति। कवि कहता है, सियाराम शरण गुप्त ने लिखा, इस छोटे छप्पर के नीचे कौन वस्तु अभिराम, जिसके आकर्षण से खिंचकर यहां आबंधी श्याम। ये अभिरामा और श्यामा, जैसा कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी ये माना जाता है कि उन्होंने कविता में तुकांत वृत्ति को आत्मसात किया। मैथिली शरण गुप्त भी इस छोटे छप्पर के नीचे कौन वस्तु अभिरामा, जिसके आकर्षण से खिंचकर यहां आबंदी श्यामा, वह जो अहो कहो वाली वृत्ति है वो यहां भी दिखाई देती है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठे विचारें ये समस्याएं सभी। वास्तव में यह कविता सामाजिक विसंगतियों और विषमताओं में पिसते हुए मानव की मर्मस्पर्शी गाथा है। गागर में सागर सी, दो अश्रुओं में समुद्र का पानी भरे हुए सी, अभावों से ग्रस्त उस मानव समाज की ऐसी दास्तान है जो अभाव में साथ निभाते चलने वाली जीवन संगिनी को भी अमृतत्व में बदल देती है, अमृतत्व प्रदान करती है। परिणामतः जीवन की यातनाएं उसे अकेले ही झेलनी पड़ती हैं। चुनौतियां, समस्याएं, आपदाएं, विपदाएं, ये सब वो झेलती है। अपने स्तर पर उनका सामना करती है, उनके निदान खोजती है। पूरा परिवार, पूरा समाज जब निश्चिंत होकर सो रहा होता है तो वह एक सुख दुख के साथी चले जाने की पीड़ा को मूक मातृत्वमयी गाय पशु बनकर भी अश्रुओं को कम करने में जुटी जान पड़ती है। अद्भुत संवेदनशीलता है श्यामा में, ईश्वरीय शक्ति के समान। वह उस गृहिणी को, घर के सदस्यों को आत्मबल प्रदान करती है, जिजीविषा प्रदान करती है। भारतीय ग्रामीण, निर्धन, अभावों से ग्रस्त, दरिद्र ऐसे मानव की पीड़ा को, जो तमाम तरह की सामाजिक पारिवारिक समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा है, सियाराम शरण गुप्त उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को, उसकी चुनौतियों को बड़ी मार्मिक अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। यह भारतीय ग्रामीण समाज का नागरिक हो या अन्य क्षेत्रों से जुड़ा हुआ नागरिक, लेकिन गोपालन, गाय के प्रति जो संवेदनशील संबद्धता है, उसकी अनुभूति, भूख और हताशा से भरा जीवन में एक खालीपन, बोझ और दायित्वों से मिलकर घुटती श्वास, इसके बावजूद संतोष वृत्ति को बनाए रखना, धैर्य धारण करना, घबराना नहीं, चुनौतियों का सामना करना, जीते जी धारण न करने वाले समाज में भी धरणी बनकर रहना। वह समाज जो उसे अपनी शैली, अपनी जीवन शैली, जीवन पद्धति का हिस्सा नहीं बनाना चाहता, उसमें वो धरणी बनकर रहती है और अंततः थोड़ा बहुत भी न मिलने पर चुपचाप बिना किसी विद्रोह के भी विद्रोह प्रकट करते हुए संसार से चले जाना, यही भारतीय स्त्री की दास्तान बन जाती है। इसीलिए कवि सियाराम शरण गुप्त अनुभव भी करते हैं और कहते भी हैं। एक पूरा
मने पटल पर चित्र अंकित करते हैं। थोड़े में संतुष्ट सदा की, चुप चुप चली गई वह, कटती न थी अकेले की, अब रजनी तिमिरमयी है। इसलिए जीते जी भी किसी को कष्ट न देना और मृत्यु के बाद भी, मरने के पश्चात भी दुखित न करने वाली ऐसी भारतीय स्त्री, उसका आचरण, उसका व्यवहार, यह भारतीय समाज की स्त्री का एक त्याग, धैर्य और संघर्ष, इसका दस्तावेज बन जाता है। जीवन पर्यंत अभावों से, चुनौतियों से, कष्टों से वह जूझती है, उन्हें झेलती है, उनका सामना करती है, किंतु बलिदान, करुणा, स्नेह, वात्सल्य, ममत्व, त्याग वृत्ति और अदम्य ऊर्जा, ये सब इस पूरी कथा को प्रभावी बना देते हैं। जो कविता में ढलकर सामने आती है, सियाराम शरण गुप्त उसे पूरे घटनाक्रम को, उसकी पूरी जीवन शैली को आत्मसात करते हैं और एक तरफ तो नए पशुओं से भरे समाज की ओर संकेत करते हैं और दूसरी तरफ पशु प्राणियों के स्वभाव, आचरण और संस्कारों की ओर भी उन्मुख करते हैं। ऐसा लगता है कि पशु की नरवत करुणा, मनुष्यवत करुणा ही उसके प्रति असम्मान की सूचक बन जाती है, क्योंकि पशु कितना भी अबोध और नासमझ हो, पर वह मानव से कहीं अधिक संवेदनशील होता है, कहीं अधिक सहानुभूति का पात्र होता है, सहानुभूति रखने वाला भी होता है और मालिक के प्रति, पालक के प्रति वह पशु मनुष्य से अधिक वफादार भी होता है। इसी कारण कवि सियाराम शरण गुप्त सोचते हैं कि इस संसार में रहने वाले प्राणी नर किंवा पशु हैं अथवा पशु किंवा नर हैं, क्या है? ये एक प्रश्न चिन्ह उनकी पूरी सोच पर दिखाई देता है। इसी तरह विकलांग कविता भी सियाराम शरण गुप्त की संवेदनशीलता, मानवतावादी दृष्टि, इसको उद्घाटित करते हैं। विकलांग शब्द को गुप्त जी ने श्लिष्ट अर्थ में लिया है। उनका मानना है कि विकलांग व्यक्ति शरीर से नहीं होता, मन से भी होता है, संकल्प से भी होता है, विचार और दृष्टि से भी होता है। इसलिए विकलांगता यह आदमी के, मनुष्य के आचरण में, व्यवहार में और वृत्ति में भी दिखाई देती है। दैनिकी काव्य संग्रह की यह पहली कविता जिसमें सियाराम शरण गुप्त ऐसे सामाजिकों पर प्रहार करते हैं जो अखबारों में नित्य प्रति मरने वालों के समाचार पढ़कर उन्हें बहुत हल्के स्तर पर या सरसरी तौर पर लेते हैं। नित्य प्रति समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं, ऐसी मृत्यु की जानकारियां, ऐसे वध, ऐसी हत्याएं, इन सबको पढ़ पढ़कर ऐसा लगता है कि मनुष्य उनसे अब प्रभावित नहीं होता, वो उसकी दैनिक चर्या का एक हिस्सा बन गए हैं। उन्हें लगता है कि यह तो इस समाज में चलता ही रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को जो ऐसी खबरें पढ़ते हैं, ऐसी खबरें देखते और सुनते हैं और फिर भी उन पर उसका कोई प्रभाव, उनकी संवेदना पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें वो संवेदना शून्य, संवेदनहीन व्यक्ति के रूप में देखते हैं, क्योंकि संवेदना रहित होते ही मनुष्य पशु हो जाता है। इसलिए वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि ऐसे आचरण और व्यवहार करने वाले व्यक्ति को वो मनुष्य माने
या पशु माने, ये भी बात उनको स्पष्ट नहीं हो पाती। पशुता एक वृत्ति है, ये आवश्यक नहीं कि पशु ही पशु वृत्ति का शिकार हो। मनुष्य भी इस पाश्विक वृत्ति से ग्रस्त हो जाता है, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी गतिविधियों से, अपनी संवेदनहीनता और शून्यता से पशुवत व्यवहार वह भी करने लगता है। आज के इस संवेदना शून्य समाज में, जहां मानव की कोई कीमत नहीं है, मनुष्यता का कोई दाम नहीं है, 84 लाख योनियों की यात्रा पार करके दुर्लभ मानव जीवन, मानव शरीर प्राप्त करने वाले मनुष्य ही मनुष्य के प्रति कितने उदासीन, कितने अनुत्तरदायी बन जाते हैं, संवेदना शून्य हो जाते हैं। कीट पतंगों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह घटना दुर्घटना में मनुष्य मरते दिखाई देते हैं और युद्ध और हत्याओं का शिकार होते दिखाई देते हैं। परस्पर शक्तिशाली जो सैन्य बल से, धन बल से, बाहुबल से समृद्ध देश है, जो तथाकथित आधुनिक और उत्तर आधुनिक देश हैं, विकसित देश हैं, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन दूसरे देशों पर आक्रमण करके करते हैं। अपनी सत्ता का विस्तार इसकी लालसा के से प्रेरित होकर वो मनुष्य जाति के ऊपर युद्ध थोपते हैं, हत्याएं करते हैं। ऐसे युद्धों और हत्याओं के शिकार होते मनुष्य जो परस्पर राग, द्वेष, ईर्ष्या, भेदभाव आदि का भी शिकार होते हैं, ऐसे मानव, ऐसी सांप्रदायिकता, ऐसी घिनौनी और छिछली राजनीति, इन सब का शिकार होता मनुष्य कैसे निस्पंद और कैसे निष्प्राण हो जाता है। कछुए किसी मोटी खाल ओढ़े आज का जो मानव अपने सामने मरते तड़पते इंसान और इंसानियत को देखता है तो उदासीन हो जाता है, मुख फेर लेता है, उसे जीवनचर्या का एक हिस्सा मान लेता है। उसकी संवेदनाओं पर इस तरह की घटनाओं का कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। वह द्रवित नहीं होता, वह पसीजता नहीं है। वह समाचार पत्रों, विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली खबरों में सैकड़ों, हजारों, लाखों मानवों के हताहत होने, मरने या लापता होने की खबरें प्राप्त करके भी निष्प्रभावी सा रहता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा क्यों होता है? वो मनुष्य की संवेदना कहां चली गई? वह संवेदना शून्य क्यों हो गया? ये एक पीड़ा है कवि के मन में। भूचाल में, भूकंप में, बाढ़ में, महामारी में, दंगों में, दुर्घटनाओं में, झगड़ों में, इनमें मरने वाले अथवा मार दिए गए, स्वतः मर जाने वाले या जानबूझकर मार दिए जाने वाले इंसान क्या इंसान नहीं होते? हत्या करने वाले इंसान क्या वह भी संवेदना शून्य, इंसानियत से परे किसी और चरित्र के परिचायक होते हैं? समाचार पढ़ने सुनने वालों की मानवीयता कहां और क्यों विलुप्त हो जाती है? वो इस वेदना, इस पीड़ा, इस त्रासद स्थिति से त्रस्त क्यों नहीं होते? खबरें उन पर प्रभाव क्यों नहीं छोड़ती? ऐसे लोगों के आचरण, ऐसे लोगों के व्यवहार और संस्कारों के प्रति कवि अत्यंत चिंतित हैं। इसीलिए वो सोचते भी हैं, आया बड़ी देर में दैनिक, किया सभी ने स्वागत, प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित था एक सहस्र हताहत। जिस समाचार पत्र की पाठक समुदाय प्रतीक्षा करता है, उस समाचार पत्र में देश विदेश की खबरें मिलती हैं, जानकारियां मिलती हैं, उपलब्धियों से अवगत कराता है,
किंतु वही समाचार पत्र सैकड़ों की हत्या, सैकड़ों के वध आदि की सूचनाएं भी देता है। और अखबार के प्रथम पृष्ठ पर इस तरह की खबरें मुद्रित हो जाती हैं, क्योंकि उससे अखबार की बिक्री बढ़ती है। यत्र तत्र यों ही सा पढ़ कुछ नासा कुंचित, करके पलट दिया पन्ना पाठक ने क्षण भर भी न ठहर के। वास्तव में ये विकलांगता है कि मानवीय संवेदना के इस शोषण और हनन को देखकर भी मनुष्य पसीजता नहीं है, द्रवित नहीं होता। तो आज के मनुष्य को क्या हो गया, ये चिंता सियाराम शरण गुप्त को दिखाई देती है। मित्रों, कविता में संवेदना कई धरातलों पर, कई आयामों पर उद्घाटित होती है। पशु पक्षियों के स्तर पर, मनुष्यता के स्तर पर, मानवता के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर और राष्ट्र के स्तर पर, इन सब की चिंता सियाराम शरण गुप्त अपनी कविता के माध्यम से करते हुए दिखाई देते हैं। इस विषय को यहां विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।